हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सिविल सर्विसेज ड्रीम चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट एंड टाइप्स ऑफ बिल्स। यानी कि जो पार्लियामेंट में, संसद में जिस तरीके से कानून बनाए जाते हैं, जिस तरीके से मतलब प्रोसेस क्या होता है, क्या तरीका है, किस तरीके से बिल आता है और वो एक्ट बनता है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो कानूनी प्रक्रिया जो है दोस्तों, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है कि जो प्रोसीजर होता है, ठीक है, जो तरीका है वो दोनों हाउस में सेम है। दोनों हाउस यानी कि लोकसभा भी और राज्यसभा भी। तो दोस्तों, कोई भी बिल जो एक्ट बनता है, जो कानून बनाई जाती है, तो वो सबसे पहले कोई एक भी हाउस में अगर इंट्रोड्यूस होता है तो दूसरा हाउस भी अगर बिल पास हो जाता है, दूसरा हाउस भी अगर वोटिंग करता है, उसके बाद अगर प्रेसिडेंट अपना सहमति देते हैं, उसके बाद जो एक बिल है वो एक्ट बनता है। जैसे कि कोई बिल होता है, एक्ट बनता है, अगर वो प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिला है तो उसे हम बिल कहते हैं। तो आई होप आपको बिल और एक्ट में डिफरेंस समझ आ गया होगा, छोटा सा डिफरेंस था दोस्तों। जो है ए बिल है प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन एंड इट बिकम्स एक्ट। ठीक है दोस्तों, बिल जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक पब्लिक बिल, एक प्राइवेट बिल। तो दोस्तों, पब्लिक बिल को हम गवर्नमेंट बिल भी कहते हैं और प्राइवेट बिल जो होता है उसे हम प्राइवेट बिल कहते हैं, यानी कि मोस्टली वो अपोजिशन पार्टी लेकर आती है। ठीक है, तो दोस्तों दोनों जो हैं वो सेम प्रोसीजर, मतलब कोई भी लेकर आए, कोई मिनिस्टर लेकर आए या फिर ऑपोजिशन वाले लेकर आए, वो सेम प्रोसीजर, जनरल प्रोसीजर से पास होगा, वो डिफरेंट स्टेजेस से। ठीक है, तो दोस्तों लेकिन हमें पास तो होगा, प्रोसीजर यानी तरीका तो सेम है, लेकिन जो कैटेगरीज है दोस्तों कि बिल कितने तरीके के होते हैं वो है 4। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डिनरी बिल्स के बारे में। दोस्तों, जो ऑर्डिनरी बिल होता है, ठीक है, वो मतलब फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स को छोड़ के चाहे कोई भी मैटर हो वो ऑर्डिनरी बिल्स में आएंगे। मोस्टली फाइनेंशियल वाले मैटर्स जो है वो मनी बिल में आता है, लेकिन हम अभी ऑर्डिनरी बिल के बारे में देखते हैं अच्छे से पहले। क्योंकि दोस्तों जो हमारा संविधान है उसमें जो 4 टाइप्स ऑफ बिल्स हैं, यानी कि ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो दोस्तों उसके लिए अलग अलग तरीका बताया गया है, किस तरीके से जो इस तरीके के, मतलब जो ये कैटेगरी के, जो मान लो मनी बिल है, उनके लिए अलग प्रोसीजर बताया गया है। जो ऑर्डिनरी बिल है उसके लिए अलग प्रोसीजर बताया गया है। तो सबके लिए अलग अलग तरीका बताया गया है कि किस तरीके से बिल जो है एक्ट बनेगा और उसका प्रोसेस क्या होगा। तो ऑर्डिनरी बिल की अगर बात करें तो दोस्तों जितने भी ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं वो 5 स्टेजेस से पास करते हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, तो उसमें पहले होती है फर्स्ट रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, थर्ड रीडिंग होती है। और थर्ड रीडिंग के बाद फिर जो बिल है वो सेकंड हाउस में जाता है और उसके बाद फिर वो एक एक्ट बनता है। और उसके बाद जब प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं, तब सहमति दे देते हैं तब। तो दोस्तों जो ऑर्डिनरी बिल होती है, जैसे कि मान लो कि कोई प्रपोजल लेकर आया, कोई मिनिस्टर प्रपोजल लेकर आए, या फिर कोई प्राइवेट, कोई ऑपोजिशन वाले मेंबर जो है वो एक प्रपोजल लेकर आए कि हाँ मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे कानून बनना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो जैसे कि बहुत सारे रेप केसेस बढ़ रहे हैं आजकल, तो उसके लिए बहुत सारी बातें आती हैं कि इस पे इस तरीके का कानून आना चाहिए। इस पे जो क्रिमिनल एक्ट है या फिर जो जल्दी कहते हैं कि मतलब समय पे टाइम बाउंड रेजोल्यूशंस पे जो है ना कि वो जस्टिस हो जानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी कहा जाता है कि पार्लियामेंट जो है एक बिल लेकर आए, एक एक्ट बनाई जाए। तो दोस्तों यहाँ पे जो है, तो अगर मान लो किसी ने, कोई भी कह सकता है ये बात, ठीक है, कि ऐसा बिल आना चाहिए, कोई बिल लेकर आ गया तो हाउस में, और वो किसी भी हाउस में कोई भी लेकर आ सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो। ऐसा नहीं है कि बस लोकसभा में ही जो है मिनिस्टर जो है वो कोई प्रपोजल लेकर आ सकते हैं, कोई बिल लेकर आ सकते हैं। राज्यसभा में भी कोई लेकर आ सकता है, लोकसभा में भी कोई भी लेकर आ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों कि फर्स्ट रीडिंग होगी। फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा कि बस जो है बिल इंट्रोडक्शन कराया जाता है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता है, बस बता दिया जाता है कि ये टॉपिक है, ये इस टॉपिक पे बिल लेके आया जा रहा है, और गैजेट में उसकी पब्लिकेशन हो जाती है। मतलब लोगों को बता दिया जाता है कि नॉर्मली इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि ये जो टॉपिक है इस पे जो है ये बिल इस नाम पे आ रहा है। जो दूसरा रीडिंग होगा उसमें जो है डिस्कशन होगा, उसमें डिटेल्ड स्क्रूटनी होगी, आराम से मतलब सब लोग डिस्कस करेंगे, खूब डिबेट करेंगे। ठीक है, और उसी में पता चल जाता है कि इसका फाइनल शेप भी क्या होगा, कि आखिर ये बिल कहाँ तक जाएगा। तो दोस्तों ये जो है, जो सेकंड रीडिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रीडिंग कोई बिल को इनैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो जनरल डिस्कशन कमेटी स्टेज बनते हैं और कंसिडरेशन स्टेज।
तो दोस्तों जो सेकेंड रीडिंग होती है इसमें काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है वो है जनरल डिस्कशन, फिर कमेटी स्टेज, फिर कंसिडरेशन स्टेज। ये तीनों स्टेज जो है जो सेकेंड रीडिंग में आता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जनरल डिस्कशन आपको वर्ड से लग रहा है, इसमें क्या होता है कि एक जनरल डिस्कशन होती है, ठीक है। मतलब क्या करते हैं कि जो बिल आया वो बिल को ये लोग ले लिए कंसिडरेशन करने के लिए, फिर उस पर ये लोग डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद वो जो है कमेटी को भेज देते हैं, यानी कि जो नेक्स्ट है वो कमेटी स्टेज है। कमेटी बिल को ले लेती है, फिर उस पर वो स्क्रूटनी करती है, उसे अच्छे से एग्जामिन करती है, उसके क्लॉज बाई क्लॉज को देखती है कि क्या है क्या नहीं है। अगर कमेटी स्टेज को लगता है कि उसे कुछ और ऐड करना चाहिए तो वो कुछ उसके क्लॉजेस में चेंज भी करते हैं, लेकिन उसका जो मेन मुद्दा होता है, जो मेन प्रिंसिपल्स है उसका, वो चेंज नहीं करते हैं। हाँ, एक दो ऐसे क्लॉजेस जो होते हैं जो उनको लगता है कि इसमें बदलाव होने चाहिए तो वो बदलाव वो कर सकते हैं। दोस्तों जो लास्ट स्टेज होता है वो कंसिडरेशन स्टेज है। यहाँ पे देखो ये वाला, तो जो कंसिडरेशन स्टेज होता है इसमें क्या होता है कि जो हाउस है वो वापस से बिल लेती है, ठीक है, सेलेक्ट कमेटी से। फिर उसको कंसीडर किया जाता है, जो भी क्लॉज बाय क्लॉज जो भी प्रोविजंस होते हैं बिल को, जो भी बदलाव किए गए हैं हाउस फिर से देखता है, और मेंबर्स जो होते हैं वो अमेंडमेंट के लिए मूव भी कर सकते हैं। तो अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो भी बिल का पार्ट हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम बिल के बारे में ही बात कर रहे हैं, एक्ट नहीं हुआ है अभी क्योंकि हम सेकेंड रीडिंग में हैं। तो सेकेंड रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ऑर्डिनरी बिल के लिए, तो हम ऑर्डिनरी बिल अच्छे से पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आप ये पॉइंट याद रखना। जो थर्ड रीडिंग होती है, थर्ड रीडिंग में क्या होता है कि इसमें पूरे डिबेट होने के बाद इसमें फाइनल हो जाता है कि रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है। और इस स्टेज में क्या होता है कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते, कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं होते, ये फाइनल होता है। और ये फाइनल स्टेज है, इसमें क्या होता है कि दोनों हाउसेस जो होते हैं वो अग्रीड कर लेते हैं विदाउट अमेंडमेंट्स या फिर अमेंडमेंट के साथ। तो तभी ये फिर, अब जो दोस्तों क्या है कि मान लो कि कोई बिल, मैंने बताया कि कोई एक टॉपिक पे बिल आया, फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकंड रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग हुई, तो मान लो लोकसभा में आया, तो अब ये बिल कहाँ जाएगा, दूसरे हाउस में जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट का मतलब तो दो हाउस से होता है। तो अब मान लो राज्यसभा में आया है बिल तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में आया है तो राज्यसभा में जाएगा। तो मान लो कि कोई बिल लेकर आए हैं हम लोग विमेन से रिलेटेड, तो वो लोकसभा में पास हो गया है, फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग थर्ड रीडिंग हो गई है, सब कुछ हो गया है। अब वो जा रहा है राज्यसभा में, तो राज्यसभा में क्या होगा, राज्यसभा में भी वही होगा जो लोकसभा में हुआ है, ठीक है। तीनों स्टेजेस से पास होगा बिल, फर्स्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग थर्ड रीडिंग। तो अब राज्यसभा क्या करेगी, जो दूसरी हाउस है वो क्या करेगी, वो क्या कर सकती है कि या तो वो बिल पास कर देगी कि हाँ मुझे ठीक लग रहा है ये पास, जो फर्स्ट हाउस ने पास किया है वो पास कर देना चाहिए। जो दूसरा क्या करेंगे वो लोग कि या तो बिल पास करेंगे, कुछ कहेंगे कि नहीं हमें भी लगता है कुछ इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए, कुछ चेंजेस करना चाहिए, तो वो कुछ चेंजेस करके उसमें फिर वापस से फर्स्ट हाउस को दे देंगे पास करके। या तो वो क्या करेंगे, बिल को पूरे तरीके से रिजेक्ट कर देंगे, वो बोलेंगे कि मुझे तो ये बिल ही ठीक नहीं लग रहा है। या तो फिर वो क्या करेंगे, कोई एक्शन ही नहीं लेंगे और उसको बिल को पेंडिंग में रख देंगे कि भाई मुझे तो इस पर कोई कुछ कहना ही नहीं है, मतलब न्यूट्रल रहना है। तो अब यहाँ सवाल आ रहा है कि आखिर आप कब तक बिल को पेंडिंग में रखेंगे, यानी कि आप कब तक इस तरीके से न्यूट्रल रहेंगे। तो जो दूसरा हाउस है दोस्तों वो बिल को 6 महीने तक उसे 6 महीने तक उसे डेडलॉक में रख सकता है, मतलब 6 महीने तक वो पेंडिंग रहेगा, वो कुछ ना बोले, लेकिन 6 महीना होने के बाद डेडलॉक हो जाती है। तो फिर वहाँ से क्या होता है, जैसे कि मान लो 6 महीने तक ये लोग बिल रख लिए हैं, फर्स्ट हाउस को दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, मान लो लोकसभा में, अब लोकसभा ने राज्यसभा को भेजा था, राज्यसभा ने 6 महीने तक बिल को पेंडिंग कर लिया, कुछ कुछ बोला ही नहीं, तो अब डेडलॉक हो गया। तो जब डेडलॉक हो गया अब क्या करेंगे, प्रेसिडेंट सम्मन करेंगे जॉइंट सिटिंग के लिए कि भाई ऐसा है डेडलॉक हो गया है, अब फिर से दोनों हाउस साथ में बैठिए। तो दोनों हाउस साथ में बैठते हैं, फिर वोटिंग होती है, और फिर क्या होता है कि जो भी मतलब कि जब उस बिल को लेके जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी, मेजॉरिटी होगी, तो फिर वहाँ पे वो बिल जो है होता है पास हो जाता है, फिर प्रेसिडेंट असेंट देते हैं, फिर वो बिल जो एक्ट बन जाता है। तो अब यहाँ पे मोटा मोटी ये बात है दोस्तों कि जो लोकसभा की, आपको पता है लोकसभा में मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, राज्यसभा के कंपैरिजन में 500+ मेंबर्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब दोनों हाउस को साथ में बैठा के ये लोग फिर से वोटिंग कराते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वहाँ पे लोकसभा जो है वो जॉइंट सीटिंग का जो पावर होता है उसमें कहीं ना कहीं लोकसभा को फ़ायदा हो जाता है। तो इसीलिए चाहे राज्यसभा पास करें या ना करें, कहीं ना कहीं हाँ वो डिले कर सकते हैं बहुत टाइम तक, 6 महीने तक मान लो डिले किए, फिर ऐसे वो पेंडिंग कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो पावर देखा गया है तो वो लोकसभा के पास होता है, ठीक है। और बात यही नहीं ख़त्म होती है, बात ये भी है यहाँ पे दोस्तों कि मान लो फर्स्ट हाउस ने भी पास कर दिया, सेकंड हाउस ने भी पास कर दिया, तो उसके बाद जो है प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं, और जब प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देंगे तो जाके बिल एक एक्ट बनेगा। तो हमने पढ़ा ऑर्डिनरी बिल के बारे में। अब दूसरा जो है वो मनी बिल है।
तो अब मनी बिल क्या है, तो मनी बिल के बारे में कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, तो इसमें आर्टिकल 110 110 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान में 110 आर्टिकल नंबर जब आप खोलेंगे तो वहाँ पे आपको मनी बिल के डिटेल्स मिलेंगे। तो आखिर ये मनी बिल है क्या दोस्तों, जितने भी पैसा से रिलेटेड है, जितना भी आपको फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें लगेंगी, जैसे कि मान लो कि इम्पोजिशन टैक्स लगाना हुआ, टैक्स हटाना हुआ, टैक्स को चेंज करना हुआ, पैसा बोरो करना हुआ, जो पैसा बोरो करने की रेगुलेशंस है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की कस्टडी है, मतलब मनी से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी, रिसीट ऑफ, मतलब आपको कहीं अगर मतलब पैसे से रिलेटेड जो बात दिख गया ना, तो आप समझना कि वो मनी बिल है, नाम ही इसका मनी बिल है, तो मनी से रिलेटेड जितने भी बिल आएंगे वो मनी बिल है। इसीलिए आधार बिल जो आया था वो काफ़ी कंट्रोवर्सी में था, क्योंकि आधार का जो लिंक था दोस्तों वो मनी बिल से दिखाई नहीं रहा था कुछ, तो इसीलिए ऑपोजिशन ये कह रहा था कि आपने आधार को मनी बिल कैसे बना दिया, इसमें तो कहीं मनी वर्ड ही नहीं है, कहीं फंड्स इसमें है ही नहीं। तो इसमें गवर्नमेंट ने अपना कुछ लॉजिक दिया था, कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि आधार बिल जो है मनी बिल कैसे है, क्योंकि वो सब्सिडीज़ फाइनेंस वो प्रोवाइड करवा रहा है लोगों को, लिंक करने के बाद कुछ ऐसी और भी डिटेल्स थी। तो ठीक है, उधर नहीं जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मनी बिल के बारे में आपको मैंने बता दिया कि इतने सारे डिटेल्स हैं मनी बिल के बारे में। बट यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन है, मान लो कि अगर एमसीक्यू में या फिर आपसे किसी ने पूछ दिया कि फिर तो मान लो फाइन्स है, जो लाइसेंस के पैसे होते हैं, जो सर्विसेज की फ़ीस होते हैं, यहाँ भी तो मनी से रिलेटेड है, तो ये भी क्या मनी बिल आ जाएगा? तो दोस्तों नहीं, आपको यहाँ पे 3 एक्सेप्शन याद रखना है। यहाँ पे 3 एक्सेप्शन ये है कि किसी भी तरीके का फ़ाइन इम्पोज करना, किसी भी तरीके का पेनल्टीज़ हो, या फिर सॉरी कोई भी लाइसेंस हो, फीस देना हो सर्विसेज के लिए, तो उसे मनी बिल नहीं कहेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो ये है, इम्पोजिशन अबोलिशन, मतलब कि किसी भी तरीके का जो टैक्सेस रेगुलेट करने के बिल होंगे लोकल अथॉरिटी के द्वारा, लोकल पर्पसेस के लिए, जो भी बॉडी होगी लोकल पर्पसेस के लिए, वो आपका मनी बिल में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आप इसे ध्यान रखना। और अगर पार्लियामेंट में, लोकसभा में अगर सवाल उठेगा कि मनी बिल जो है वो, ये बिल जो है मनी बिल है या नहीं, कैसे डिसाइड करें, तो फिर स्पीकर जो है स्पीकर बताएंगे कि स्पीकर कहें कि मैं बताता हूँ या मैं बताती हूँ कि ये मनी बिल है या नहीं है। तो फिर वो जो, अगर वो कह दिए किसी भी बिल को, अगर वो कह दिए कि मनी बिल है, तो वहाँ पे मानना पड़ेगा सबको कि वो मनी बिल है। और अगर वो कह देते हैं कि मनी बिल नहीं है, तो वहाँ सबको, हाउस के सारे लोगों को मानना पड़ेगा कि वो मनी बिल नहीं है। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड करने के लिए बिल कौन से कैटेगरी में आएगा, ये स्पीकर पे डिपेंड करता है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो मनी बिल है वो बस लोकसभा में आता है, ठीक है, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है, आप ये बात ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि मनी बिल को पास करने के क्या स्टेजेज हैं, क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है। हमने पहले देखा कि ऑर्डिनरी बिल्स में तो रीडिंग्स होती है, फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग होगी, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस में फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर प्रेसिडेंट अपनी सहमति देते हैं, तब ऑर्डिनरी बिल एक्ट बनता है। तो मनी बिल के बारे में क्या है, तो दोस्तों मनी बिल का भी एक प्रोसेस है, एक तरीका होता है, एक लाइन के थ्रू पास होता है वो, ठीक है। तो मनी बिल का क्या प्रोसेस है, तो मनी बिल में क्या होता है कि पहली बात कि ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और वो भी दोस्तों वहाँ पे भी प्रेसिडेंट का पहले एसेंट लेना पड़ता है, मतलब पहले ही प्रेसिडेंट की जो है सहमति लेनी पड़ती है, उसके बाद जो हाउस में होता है मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। और दोस्तों जो मनी बिल होता है वो बस मिनिस्टर लेकर आ सकते हैं, उसे गवर्नमेंट बिल बोला जाता है। कोई ऑपोजिशन की पार्टी जो होती है फिर राज्यसभा के द्वारा वो नहीं प्रेजेंट किया जाता। तो आप पूछेंगे कि मनी बिल के केस में राज्यसभा के पास तो बिल्कुल पावर नहीं है, राज्यसभा तो बिल्कुल पावरलेस है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, राज्यसभा के पास थोड़ा बहुत पावर होता है, जब लोकसभा बिल पास कर देती है राज्यसभा को कि देख लो भाई आप भी फॉर्मेलिटी कर दो। और उस केस में क्या होता है, जो राज्यसभा होती है ना ही वो बिल को चेंज कर सकती है और ना ही रिजेक्ट कर सकती है, उसे बिल को पास करना ही करना है 14 दिन के अंदर। अगर वो नहीं भी पास करती है तो वो ऑटोमेटिकली पास माना जाएगा। तो इसीलिए एक फॉर्मेलिटी होता है कि राज्यसभा को भेज दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हाउस ने मान लो पास कर ली, पहले हाउस से तो पास कर ही ली और दूसरे ने किया चाहे नहीं किया वो बात बराबर होती है। लेकिन फिर बात आती है प्रेसिडेंट के एसेंट की, क्योंकि हमने ऑर्डिनरी बिल में देखा था कि पास होने के बाद, दोनों हाउसेस के थ्रू पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है अपना एसेंट सहमति लेने। तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है अपने हिसाब से वो अपना कंफर्मेशन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो मनी बिल में क्या होता है दोस्तों, मनी बिल में जो एक्सेप्शन है यहाँ पे ये है कि प्रेसिडेंट जो है वो बिल को वापस मतलब लौटा नहीं सकते हैं,
वो बिल को रिटर्न नहीं कर सकते हैं हाउस के पास कि आप देख लीजिए आपने कुछ गड़बड़ी करी है, क्योंकि प्रेसिडेंट से पहले ही पूछ लिया गया था, है ना। लोकसभा में बिल लाने के पहले प्रेसिडेंट का एसेंट ले लिया गया था, तो फिर आपने बिल क्यों रिटर्न किया या फिर आपने क्यों रिजेक्ट किया। तो नॉर्मली क्या होता है कि अपना प्रेसिडेंट एसेंट दे देते हैं, लेकिन मनी बिल के केस में क्या है कि वो एसेंट अपना दे भी सकते हैं, अपना सहमति दे भी सकते हैं, या फिर वो अपना सहमति नहीं भी दे सकते, उनको ये पावर दी गई है, लेकिन जनरली वो दे देते हैं, लेकिन वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं बिल, ठीक है। मतलब ये समझो कि वो या तो वो कह देंगे हाँ या तो कह देंगे ना, लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि भाई देख लीजिए आपके जो क्लॉजेज हैं वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, मैं आपको देता हूँ वापस से, आप देख लीजिए। नहीं, वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं हाउस को वापस से। ऑर्डिनरी बिल में क्या था दोस्तों कि वहाँ पे जो है प्रेसिडेंट वापस से कंसिडर, जब प्रेसिडेंट को लगेगा कि बिल में कुछ गड़बड़ है या फिर बिल में कुछ और सुधार की ज़रूरत है, तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वो वापस से बिल भेज देते हैं, कहते हैं कि वापस से आप लोग देख लीजिए। तो फिर हाउस वाले को कुछ ठीक लगेगा, कोई भी हाउस हो, मतलब मान लो लोकसभा में अगर भेजा गया, प्रेसिडेंट ने अगर हाउसेस को भेजा है, तो मान लो कोई भी एक हाउस हो, उसे लगेगा कि नहीं कुछ सुधार करना चाहिए, प्रेसिडेंट कह रहे हैं, प्रेसिडेंट ने वापस ये बिल भेजा है, तो अगर उनको लगेगा कि कुछ सुधार करना चाहिए तो ठीक है, उनको लगेगा कुछ सुधार नहीं करना चाहिए तो भी ठीक है। अगर वो दोबारा प्रेसिडेंट को भेज देते हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंट को अपना सहमति देना ही देना है, उनको साइन करना है। हाँ, एक बार उनको पावर मिलता है कि वो एक बार बिल रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल के केस में वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं कम्प्लीटली। या तो आप साइन कीजिए या तो आप साइन मत कीजिए, लेकिन आप बिल जो है रिटर्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो मोस्टली एसेंट अपनी सहमति दे देते हैं, क्योंकि उनसे पहले ही पूछ लिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों ये था ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फाइनेंशियल बिल देखेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देखेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर मैं वो दोनों बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कंटेंट मैंने काफ़ी कंसाइज रखा है, क्योंकि आप समझ लेना मैंने लेक्चर पे ज़्यादा फोकस किया है, आपको समझाने पे ज़्यादा फोकस किया है। तो ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल दोनों मैंने कोशिश की है कि आपको ठीक से बता दूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।